बच्चे इसके बाद हमारे पास आता है गायरोमैग्नेटिक रेशियो। गायरोमैग्नेटिक रेशियो इसको समझना जरूरी है। क्या था, हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, गामा से। तो इसके लिए जो फॉर्मूला लिखा था वो क्या लिखा था अभी हम लोगों ने, जो प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी का था, W इज इक्वल्स टू, या ओमेगा बोलते हैं, ओमेगा इज इक्वल्स टू गामा अपॉन 2 पाई इंटू एच नोट। बच्चे भी बोला कि हम इस 2 पाई को नहीं लिख रहे हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में, इसको इकट्ठा ही हम लोगों ने एक गामा लिखा हुआ, इस वजह से ये गामा, दिस गामा। तो इसमें हम अपने आप ही ये 2 पाई इंक्लूड हो चुका है, तो जो वैल्यू लिखेंगे अब ये गामा की, उसको डिवाइड करके लिखी गई है 2 पाई से, तो हम इसको हम ओवरऑल इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं कि ओमेगा इक्वल्स टू गामा अपॉन एच नोट। क्या हुआ, ये गायरोमैग्नेटिक रेशियो क्या होगा, डिफाइन करेंगे तो यहां से, तो गायरोमैग्नेटिक इज इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन एच नोट। ओमेगा क्या हो गया हमारे पास, प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी, दिस इज द प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ न्यूक्लियाई, और ये क्या था, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो जब समझते हैं क्या हुआ, इसको डिफाइन करेंगे तो क्या करेंगे, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट कर दे, कितना, 1 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर दे, 1 टेस्ला, तो कह रहा कि जब ये 1 हो गया, तो जब हम 1 टेस्ला देंगे, अगर मेरा एक प्रोटॉन है, वो कहीं पर भी हो, तो एक प्रोटॉन अगर इंडिविजुअल प्रोटॉन होता तो एक किसी ना किसी जब उसको 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड देता तो एक कुछ प्रीसेशन स्टार्ट करता, उसकी कुछ क्या होती, फ्रीक्वेंसी। लेकिन वहीं पर अगर एक कार्बन 13 का न्यूक्लियर जो भी NMR एक्टिव है, वो भी प्रीसेशन स्टार्ट करता, तो उसकी भी 1 टेस्ला के ऊपर कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फिक्स होगी। अगर हमारे पास फ्लोरीन का है, या एक क्लोरीन है वहां पर हमारे पास, या नाइट्रोजन वाला न्यूक्लियर जो NMR एक्टिव है, तो उन सभी की एक जो फ्रीक्वेंसी होगी प्रीसेशन करने की, वो फिक्स होगी, वो चेंज नहीं होगी, चाहे वो यहां अमेरिका में रखा हो या इंग्लैंड में रखा हो। अगर 1 टेस्ला ही मिला है और वो केवल हमारा एक ही न्यूक्लियर, वो फ्लोरीन ही है, प्योर क्लोराइड, उसमें कोई इंप्योरिटी नहीं है, तो उसका जो प्रीसेशन करने की स्पीड, जो फ्रीक्वेंसी होगी, वो क्या होगी, सेम होगी। तो हमने इसको क्या बोल दिया कि जो प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी होती है न्यूक्लियर की 1 टेस्ला पे, उसको क्या बोल दिया, गायरोमैग्नेटिक रेशियो। तो ये फिक्स हो गया, 1 टेस्ला फिक्स कर दिया, तो अब उसकी एक 1 टेस्ला पे क्या रहेगी, फिक्स ही रहेगी। जैसे जैसे मैं इंक्रीज करूंगा तो वो इंक्रीज हो जाएगी, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करूंगा तो डिक्रीज, क्योंकि ये पॉइंट हम देख चुके हैं। तो हमने फिक्स कर दिया क्या, जो 1 टेस्ला पे प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी होगी, उसी को हमने बोल दिया गायरोमैग्नेटिक रेशियो। तो इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इट इज defined as precessional frequency of any nuclei at 1 tesla या per unit magnetic field, at 1 tesla magnetic field, या इसी टर्म को मैं लिख सकता हूं ऑफ एनी न्यूक्लियाई पर यूनिट मैग्नेटिक फील्ड, कि जो 1 टेस्ला जब मैग्नेटिक फील्ड दूंगा, मैं 1 दूंगा, उस टाइम पे जो उनकी प्रीसेस करने की फ्रीक्वेंसी होगी, उसी को क्या बोला, गायरोमैग्नेटिक रेशियो। बच्चे ये सभी न्यूक्लियाई के लिए अलग अलग होता है। अगर वो NMR एक्टिव, अगर NMR एक्टिव तो प्रीसेस, वो मैग्नेटिक मोमेंट ही क्रिएट नहीं करता, और जो मैग्नेटिक मोमेंट ही क्रिएट नहीं करेगा तो प्रीसेस भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा तो क्या नहीं करेगा, वो प्रीसेस नहीं करेगा, और हमें सिग्नल तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी स्टेट क्रिएट ही नहीं होगी। तो जो प्रोटॉन के लिए हमारे पास जो गामा की वैल्यू है बच्चे, यहां पर ये गामा की वैल्यू लिखता हूं, तो प्रोटॉन के लिए कितनी होती है, 42.5। 13 जो कार्बन होता है हमारे पास, ये 13 कार्बन के लिए हमारे पास है ये 10.7। फिर हमारे पास आता है लाइक 31 फॉस्फोरस। 31 फॉस्फोरस के लिए जो ये वैल्यू है ये 17.2। फिर हमारे पास है 19 फ्लोरीन। 19 फ्लोरीन के लिए 40.1 या 40.0 बोल देते हैं हम, ये 40.1 या एक्चुअली 05 है। तो ये सभी की सभी किसमें, मेगाहर्ट्ज में, मेगाहर्ट्ज में कह रहा है कि ये इतनी मेगाहर्ट्ज से 1 टेस्ला के ऊपर मूव करेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड मैंने 2 दे दी तो इसको मतलब मैं 2 से गुना कर दूंगा, उसकी प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। अगर पूछा कि, अब इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं बच्चे क्या होगा हमारे पास, तो हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं इस सारे कंसेप्ट्स को समझने के लिए, लेकिन ये हमें याद रखनी पड़ेंगे उसके लिए। ये वैल्यू क्या है, क्या तो हमारे पास गिवन होगी, अगर गिवन नहीं है, अगर
19 फ्लोरीन के लिए हमारे पास है 40.0, ये सभी के सभी 19 फ्लोरीन के लिए हमारे पास है ये 40.0, और ये सभी के सभी मेगा हर्ट्ज में है, मेगा हर्ट्ज में। ये हमारे सभी सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमारा जो है केवल प्रोटॉन प्रोटॉन है। एमएससी के अंदर हमारा प्रोटॉन कार्बन और मल्टी ये न्यूक्लियाई आ जाता है हमारे पास। तो अभी हम क्या न्यूमेरिकल करेंगे, तो उसके अंदर इसका भी एग्जांपल का हम अप्लाई कर देंगे इनको भी, ताकि हमें समझने में आसानी हो जाए कि इसको कैसे सोल्व करना है, ये क्या बोल रहा है ओमेगा इज इक्वल्स टू गामा इनटू एच नोट क्या है हमारे पास। तो अब हम अपने एक दो न्यूमेरिकल करके देखते हैं। देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला टू रेजोनेट ए प्रोटॉन विद 100 मेगाहर्ट्ज रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। ये बोल रहा है कि हमें कितनी मैग्नेटिक फील्ड की रिक्वायरमेंट होगी उस इंस्ट्रूमेंट में, हम कितनी मैग्नेटिक फील्ड दें ताकि जो जो प्रोटॉन है उसकी जो प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी कितना है 100 मेगाहर्ट्ज। कह रहा है कि वहां पर जो इंस्ट्रूमेंट में है मेरे पास वो जो प्रोटॉन वो 100 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, उसकी कौन सी प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी, वो 100 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से प्रीसेशन कर रहा है। तो मेरे को कितना मैग्नेटिक फील्ड देना पड़ेगा वहां पर उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर ताकि वो 100 से कर रहा हो। हमें मैग्नेटिक बच्चे जो अभी तक हम लोगों ने किया उसको हम अब न्यूमेरिकल्स के अकॉर्डिंग समझते हैं। देखो जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू रेजोनेट ए प्रोटॉन विद 100 मेगाहर्ट्ज रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। क्या बोल रहा है कि मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी। बच्चे जो अभी तक हम लोगों ने किया उसको हम न्यूमेरिकल्स के बच्चे जो अभी तक हमने किया उसको हम न्यूमेरिकल से समझते हैं। देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू रेजोनेट ए प्रोटॉन विद 100 मेगाहर्ट्ज प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी। ये बोल रहा है कि हमारा जो प्रोटॉन है जो कि प्रीसेस कर रहा है 100 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के साथ, उसको रेजोनेट करने के लिए हमें कितनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देनी पड़ेगी, क्योंकि रेजोनेट तो तब करेगा जब हम क्या करेंगे उसके ऊपर रेडिएशंस डालेंगे। लेकिन अब ये बोल रहा है कि वो फ्रीक्वेंसी के साथ रेजोनेट कर रहा है 100, तो 100 तब करेगा ना जब हम मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे तो रेजोनेट नहीं करता। तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया हुआ है, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, देखो ओमेगा, इसका आंसर क्या होगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या है, गामा इंटू एच नोट। अब उसने क्या बोल दिया कि इसकी प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी कितनी है 100, दिस इज 100। अब हमें क्या प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन के लिए क्या बोल दिया उसने, गामा कितना है 42.5, तो ये क्या हो गया 42.5 इंटू क्या हो गया एच नोट। तो एच नोट कितना आ गया 100 डिवाइडेड बाई 42.5, ये हमारे पास कितना आ गया 2.3 टेस्ला। ये हम लोगों ने अभी निकाला भी था पहले, तो दिस इज 2.3, यानी कि वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं वो कितनी है 2.3 टेस्ला। अब सेकंड देखो बच्चे क्या, कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट ऑफ एनएमआर इंस्ट्रूमेंट हुज ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इज 400 मेगाहर्ट्ज। यहां पे डिफरेंस है दोनों में। यहां पे कह रहा है कि जो मेरा जो प्रोटॉन था वो 100 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ प्रीसेस कर रहा है। यहां पे क्या बोल रहा है, यहां पे प्रोटॉन नहीं बोल रहा है कि प्रोटॉन है या नहीं है, कौन से निकले, वो बोल रहा है कि जो हमारी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है किसकी, इंस्ट्रूमेंट की, वो 400 मेगाहर्ट्ज है। कि जो मैं रेडिएशन डाल रहा हूं इंस्ट्रूमेंट में वो 0 से लेके 400, तो मैक्सिमम जो कितनी डाली है 400, तो हम उसको बोल देते हैं ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। यानी कि हम जो हमने इंस्ट्रूमेंट बोला था 60, फिर हम बोलते हैं 90 मेगाहर्ट्ज, 100 मेगाहर्ट्ज, 300 मेगाहर्ट्ज, 500 मेगाहर्ट्ज, 600 मेगाहर्ट्ज। इसका मतलब हमने मैक्सिमम कितनी एनर्जी की रेडिएशन डाली है इन द उस एनर्जी को हम फ्रीक्वेंसी की टर्म में लिखते हैं। तो यहां पे क्या बोला है, उसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी कितनी बचे 400 मेगाहर्ट्ज। इसका मतलब है कि मेरा सिग्नल तभी आएगा जब मेरी जो प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी होगी वो भी कितनी होगी 400 मेगाहर्ट्ज। तो यहां से मैं पता आंसर क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, अगर मैंने लिखा कि इसमें मेरा म्यू क्या हो गया, यहां पर म्यू इज इक्वल्स टू 400 मेगाहर्ट्ज। ये 400 मेगाहर्ट्ज किसका है हमारे पास, इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी है, इंस्ट्रूमेंट ने डाला है। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, हमारे पास फॉर्मूला है ओमेगा इज इक्वल्स टू गामा अपॉन 2, ये गामा इंटू एच नोट। अब हमें क्या निकालना है, एच नोट निकालना है। अब क्या पता कि यहां पर जो गामा डब्ल्यू है ये हमें पता होना चाहिए। अरे हमें सिग्नल ही तब मिलता है जब म्यू किसके इक्वल हो जाता है,
ये, क्योंकि जब प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारी रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो जाए तभी तो हमारे पास क्या मिलता है, सिग्नल। इसका मतलब ये अंडरस्टैंडिंग है कि ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 400 है, तो जो मेरा न्यूक्लियाई होगा, अगर मैं प्रोटॉन लूंगा तो भी क्या होगा, यहां पर उसकी कितनी होगी, 400 मेगाहर्ट्ज। तो यहां पे प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में हमें करें तो यहां पर कितनी होगी उसकी, 400 मेगाहर्ट्ज। दिस इज 400 मेगाहर्ट्ज इज इक्वल्स टू क्या, 42.5 इंटू क्या, एच नोट। तो एच नोट कितना आ जाएगा, 400 डिवाइडेड बाय 42.5, दिस इज इक्वल्स टू 9.39 टेस्ला। और जब कुछ भी ना लिखा हो, अगर हम किसी दूसरे न्यूक्लियाई के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो ये वैल्यू चेंज आ जाएगी। हमें अगर नहीं पता है किसके बारे में निकालना है, तो जो मैक्सिमम अबंडेंट है हमारे पास न्यूक्लियाई वो प्रोटॉन है, जो सभी जगह मिलता है हमारे पास मैक्सिमम अमाउंट में, तो हमें प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में ही निकालेंगे। अदरवाइज वो लिख देगा यहां पर किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में। अगर कुछ नहीं लिखा तो हम प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में ही निकालते हैं। तो इसका मतलब उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर कितनी मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड है, 9.39 टेस्ला। कि जब इतनी टेस्ला दी तो हमारी प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी 400 मेगाहर्ट्ज है। जब प्रीसेशनल है तो हमें रेडियो फ्रीक्वेंसी डालेंगे जो इंस्ट्रूमेंट की होगी वो भी कितनी होगी, 400। फिर देखो क्या बोल दिया, फॉर 5 टेस्ला एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, हमने फिक्स कर दिया 5 टेस्ला दे रहे हैं। कैलकुलेट प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोटॉन, कार्बन 13, 19 फ्लोरीन न्यूक्लियाई। अब कह रहा है कि देखो हमने पहले बोला था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड फिक्स देता हूं तो जो प्रीसेशन की स्पीड होगी सभी न्यूक्लियाई के लिए सेम नहीं होगी, तो सब अलग अलग की प्रीसेशन करेंगे और सबका सिग्नल लेने के लिए मेरे को अलग अलग फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन डालनी पड़ेगी। इससे हम कर सकते हैं कैसे, क्योंकि जिसका आंसर है फर्स्ट क्या हो गया, तो यहाँ पे प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी प्रोटॉन की क्या हो गया, गामा इंटू एच नोट। तो प्रीसेशन की वैल्यू हमारे पास क्या है, ओमेगा इक्वल्स टू ये क्या है 42.5, गायरोमैग्नेटिक रेशियो प्रोटॉन इंटू कितना हो जाएगा 5। इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 टू 12 21, 25 टू ये कितना आ जाएगा हमारे पास, मेगाहर्ट्ज। अगर सेम हमारे पास किसके लिए निकालेंगे, अब कार्बन 13 के लिए भी निकालना है, तो ओमेगा कितना हो जाएगा, गामा इंटू एच नोट। ये किसके लिए था, प्रोटॉन के लिए था प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी। अब किसके लिए, कार्बन 13 के लिए। कार्बन 13 के लिए प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, अब इसके लिए कार्बन 13 के लिए 10.7 इंटू क्या हो गया 5, 35 मेगाहर्ट्ज। फिर किसके लिए, 19 फ्लोरीन के लिए अगर हम निकालते हैं प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी गामा इंटू एच नोट, तो गामा किसका, फ्लोरीन का, तो कितना हो गया 40.0 या 40 इंटू क्या कर सकते हैं 5। मेगाहर्ट्ज। देखो बच्चे अब आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए, क्या कि मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड मैंने फिक्स रखी है 5, तो उसमें जो मेरे न्यूक्लियाई होंगे अलग अलग वो सेम फ्रीक्वेंसी के साथ प्रीसेशन नहीं करेंगे। कह रहा है अगर वहाँ पे हाइड्रोजन है, प्रोटॉन है, तो 212.5 की फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से प्रीसेस कर रहा है। अगर वहीं पे कार्बन 13 है तो कितने से करेगा 53.5। अगर मेरे पास 19 फ्लोरीन तो कितने से करेगा 200। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे यहां पर तीनों के सिग्नल रिक्वायरमेंट है तो मुझे जो एक्सटर्नल रेडिएशंस मैं सप्लाई कर रहा हूं वो कितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। अगर देखें, अगर हमने वहां पे डाली अब टू 220 तो 212 या 0.5 213, तो क्या हुआ, हम 0 से 213 डाल रहे हैं। तो जहां पर जिस रेडिएशंस की एनर्जी 212.5 होगी उसको प्रोटॉन ऑब्जॉर्व करेगा और सिग्नल देगा, बाकी को किसी के साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी, कोई ऑब्जॉर्व नहीं करेगा। और उसमें से जो कार्बन है वो केवल कौन सी वाली को करेगा, ऐसे रेडिएशन जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 53.5 मेगाहर्ट्ज। अगर हमारे पास जो फ्लोरीन होगा वो कौन सी को करेगा 200 मेगाहर्ट्ज। अगर हम बोलते कि हमने भाई 200 रेडिएशन नहीं डाली वहां पे मैक्सिमम 200 तक की, तो प्रोटॉन की फ्रीक्वेंसी तो ज्यादा है हमारे पास प्रीसेशनल, तो वो ऑब्जॉर्ब भी नहीं करेगा क्योंकि उस टाइप की हमारे पास रेडिएशन ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि अगर मेरे पास 5 टेस्ला होगा मेरे पास, तो मैक्सिमम क्या होगा उसमें इस रेडिएशन एनर्जी की रेडिएशन में डाल सकता हूं, क्योंकि जो सबसे ज्यादा गामा की वैल्यू होती है वो किसकी है, प्रोटॉन की वैल्यू है। तो ना तो 12.5 से ज्यादा एनर्जी की रेडिएशन हम उसमें नहीं डाल सकते इस इंस्ट्रूमेंट में, क्योंकि अगर वो डालेंगे तो हमें टेस्ला भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमने डायरेक्टली देखा है कि ये प्रीसेशनल, ये जो प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी और ये एच नोट क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसका मतलब है इस 5 टेस्ला वाले की जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी होगी 212.5। हम ये नहीं बोल सकते 200,
क्यों? क्योंकि इसकी जो प्रीसेस करने की स्पीड क्या है, कम। तो हम सबसे मैक्सिमम के रिस्पेक्ट में बोला जाता है तो 60, 900, 500, 400 टेस्ला जो मेगाहर्ट्ज बोल रहे हैं ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, वो प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं, क्योंकि बाकी सभी न्यूक्लियाई की जो प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी होगी प्रोटॉन से कम होगी। तो इसी को अगर मैं इंस्ट्रूमेंट का नाम बोलता, बच्चे देखो एक चीज ध्यान देनी है, तो अगर ये 5 टेस्ला वाला फिक्स था मेरे पास इंस्ट्रूमेंट, तो प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में इसका नाम होता 1212.5 मेगाहर्ट्ज इंस्ट्रूमेंट। ऑन ए 1212.5 मेगाहर्ट्ज वी हैव ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 टेस्ला। बट अगर मैं कार्बन के अकॉर्डिंग इसका नेम करेंगे तो क्या बोलेंगे? वी हैव ए ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज 53.5 मेगाहर्ट्ज। द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज 53.5 मेगाहर्ट्ज विद रिस्पेक्ट टू कार्बन हैविंग ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड तो 5 ही है, नाम अलग अलग हो जाएगा। कार्बन के रिस्पेक्ट में वो 53.5 मेगाहर्ट्ज का ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी या इंस्ट्रूमेंट होगा, कार्बन के लिए, फ्लोरीन के लिए वही क्या होगा 200 मेगाहर्ट्ज इंस्ट्रूमेंट नाम रख देंगे। तो हम इसको कंफ्यूजन से बचना चाहते थे तो हमने सबका नाम रखा है प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में, क्योंकि अगर बाकी कोई भी न्यूक्लियाई हुआ तो उसको उससे ज्यादा एनर्जी की रेडिएशन नहीं है, उससे कम एनर्जी की रेडिएशन तो हम डाल ही रहे हैं, तो ऑब्जर्व करेंगे और हमें क्या मिल जाएगा? हमें स्पेक्ट्रा मिलेगा। लास्ट देखो क्या बच्चे, एट पर्टिकुलर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड द प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोटॉन इज 200। हमें नहीं पता कि क्या मैग्नेटिक फील्ड है, हमने बोल दिया कि उसमें जो प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी प्रोटॉन की कितनी है 200 मेगाहर्ट्ज, हमें प्रोटॉन की फ्रीक्वेंसी दे दी वहां पे। व्हाट विल बी द प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्बन 13 न्यूक्लियर द सेम मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या बोला, देखो हमें कार्बन 13 की क्या निकालनी है? प्रीसेशनल। अगर वहां पे कार्बन 13 न्यूक्लियाई होगा तो वहां पर उसकी प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। अब हमें पता है, अगर मैं कार्बन 13 के लिए निकालना चाहता हूं बच्चे, कार्बन 13 के लिए अगर हम आंसर निकालेंगे तो क्या कार्बन 13 की प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ये किसके लिए? कार्बन 13 के लिए। तो यहां पर हमारे पास क्या होगा? गामा इंटू क्या होना चाहिए? H0। तो गामा तो हमें पता है कितना है हमारे पास 10.7, तो H0 हमें नहीं पता ना, क्योंकि सेम मैग्नेटिक फील्ड पे। कौन सी मैग्नेटिक फील्ड? ये इतनी मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें प्रोटॉन की जो प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी कितनी है 200 मेगाहर्ट्ज। अगर प्रोटॉन की हमें प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी पता चल गई तो इसका मतलब हमें क्या पता चल गया? हमें मैग्नेटिक फील्ड पता चल गई इंस्ट्रूमेंट की। क्यों? क्योंकि हमें पता है अगर प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी प्रोटॉन की 200 है तो ये गामा इंटू क्या होता है? H0, क्योंकि H0 मैग्नेटिक फील्ड कभी इंस्ट्रूमेंट की चेंज नहीं होती, वो फिक्स ही रहती है हमारे पास। तो ये वैल्यू क्या है? 42.5 इंटू H0, तो H0 क्या आ गया? 2.3 टेस्ला। इसका मतलब है उस इंस्ट्रूमेंट पे जो ऑपरेटिंग जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी है? 2.3। हमने इससे निकाली है, या यहां पे लिख देता ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 200, तो हम समझ जाते हैं कि प्रोटॉन की भी 200 है, तो प्रोटॉन की 200 लिख के क्या निकालते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। अब हमें पता चल गया कि 2.3 टेस्ला आ गया, तो अब यहां पर मैं क्या कर दूंगा? ये 2.3 टेस्ला मल्टीप्लाई, तो 2.3 इंटू 10.7, तो ओमेगा की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 50.2। तो 50.2 क्या होगी? मेगाहर्ट्ज। तो यहां पर हम लोगों ने क्या बोल दिया बच्चे कि उस सेम जहां पे जब उस सेम मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर 200 मेगाहर्ट्ज की प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी थी प्रोटॉन की, तो वहां पर कार्बन 13 की केवल कितनी है? 50.2। इसका मतलब कार्बन का सिग्नल चाहिए था तो कम एनर्जी के रेडिएशन जो हम पल्स फॉर्म में डाल रहे थे ऑब्जर्व करेगा और सिग्नल मिलेगा, और प्रोटॉन के लिए कितना है? 200 मेगाहर्ट्ज का लेगा सिग्नल, और हमें एनर्जी ऑब्जर्व करके क्या मिलेगा? सिग्नल। तो ये थे हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स।